तो हम बात कर रहे थे सिल्विया प्लैथ की। सिल्विया प्लैथ को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उनके हस्बैंड जरूर याद आते हैं। और सिल्विया प्लैथ के हस्बैंड कौन है मैडम? बड़े फेमस हैं। टेड ह्यूज। टेड ह्यूज हैं, बिल्कुल। टेड ह्यूज को हमने उनकी पोइट्री पढ़ी थी, और उनकी एनिमल्स के साथ जो एनिमल किंगडम को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमल्स के साथ उनका लव है, सारी पोइट्री उनकी एनिमल्स और बर्ड्स के नाम के ऊपर है। सिल्विया प्लैथ was an American poet, a poetess, novelist, and short story writer. She is credited with advancing the genre of conventional poetry. You know, इनकी type of poetry क्योंकि इन्हें conventions के हैं, confessions के हैं, confessional poetry के नए genre बन गए इनकी वजह से. And is best known for the two of her published collections, the Colossus and the other poems, and the Ariel, as well as the Bell Jar, a semi-autobiographical novel. इनका एक ही novel लिखा था, The Bell Jar, published shortly before her death in 1963. The collected poems were published in 1981, which included previously unpublished works. For this collection, Plath was awarded a Pulitzer Prize in the poetry in 1982, making her the fourth to receive this honor posthumously. और इनको ये अवार्ड जो है इनकी डेथ के बाद मिला है, और इन्होंने सुसाइड कर ली थी। ज्यादा इल्जाम तो टेड ह्यूज पर भी लगाया जाता है कि उनका भी यकीनन को कसूर रहा होगा, या उन्हीं से मायूस होकर इन्होंने की होगी। सो ड्रामा आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट। फिक्शन को हमने देखा, पोएट्री का एक शॉर्ट सा सर्वे किया हमने, जहाँ से हमने साइंस से रिलीजियस पोएट्री, प्यूरिटन पोएट्री से लेकर सिल्विया प्लैथ के वक्त तक हम लेके आते हैं, एरियल तक। ड्रामा जो है, अमेरिकन ड्रामा अटेन्ड इंटरनेशनल स्टेटस ओनली इन द 1920s। अमेरिका के अंदर ड्रामा ने अपना जो रिमार्केबल प्लेस बनाई वो बहुत बाद में 1920s के बाद ही हमारे सामने आता है, 1930s, एंड द वर्क ऑफ यूजीन ओनील। ठीक है, यूजीन ओनील जो है ना इम्पोर्टेंट मोस्ट नॉवेलिस्ट, सॉरी ड्रामाटिस्ट हमारे सामने आते हैं, जिनको ना सिर्फ पुलिट्जर प्राइज मिला बल्कि इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता। अमेरिकन ड्रामेटिक literature, by contrast, remained dependent on European models, although many playwrights did attempt to apply these forms to the American topics and themes such as immigrants, westward expansion, temperance, etc. At the same time, American playwrights created several long-lasting American character types, especially the Yankee, the Negro, the Indian. In addition, new dramatic forms were created in the tone shows, the showboat theater and the minstrel shows. तो अर्लियर जो अमेरिकन थिएटर था वो तो सारा यूरोपियन थिएटर की रिप्रोडक्शन थी, और फिर करते करते बहुत बाद में अमेरिकन एक्सपीरियंस को पहले यूरोपियन स्टाइल में ही प्रेजेंट किया गया, कहने का ये यहाँ पे पर्पस है। और फाइनली जो है जेन्युइन अमेरिकन ड्रामा हमारे पास आता है। So realism began to influence American drama, partly through novels, but also through Europeans such as Ibsen and Zola से मुतासिर होके जो नॉर्वेजियन है। Although realism was most influential in set design and staging, the most ambitious attempt at bringing modern realism into the drama was James Herm's The Margaret Fleming, 1890 के अंदर drama The Margaret Fleming, which addressed issues of the social determinism through realistic dialogue, psychological insight, and symbolism. In the middle of the 20th century, the American drama was dominated by the work of the playwrights Tennessee Williams and Arthur Miller. आगे चल के यानी हमारे पास ड्रामाटिस्ट आते हैं टेनेसी विलियम्स और आर्थर मिलर। Later American playwrights of the importance include Edward Albee, Sam Shepard, और डेविड मैमेट, अगस्ट विल्सन एंड टोनी कशनर। तो ये कुछ फेमस जो है वो ड्रामाटिस्ट के नाम है, जिसमें हम स्पेशल थोड़ा स्लाइड डेडिकेट कर देंगे। आर्थर मिलर यकीनन आप लोगों ने पढ़ रखा है, डेथ ऑफ द सेल्समैन पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आपने क्रूसिबल तो जरूर। सो आर्थर आशर मिलर 1915 में पैदा होते हैं और 2005 तक इनका लाइफ स्पैन है। वाज एन अमेरिकन प्लेराइट, एसेइस्ट, स्क्रीनराइटर इन द 20th century American theater. Among his most popular plays are All My Sons, Death of a Salesman, The Crucible,
क्रूसिबल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि अर्लियर जो सेटलिंग थी, जो यूरोप से लोग आए थे, कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो जब वहां पे प्योरिटन्स पे नजरिया तंग हो गए, तो कुछ प्योरिटन्स ने सोचा कि हम अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, अपने आइडियाज को वहां प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वहां पे जो विच क्राफ्ट हुआ, जो अमेरिकन जो रिलीजियस ऑर्डर एक कायम हुआ वहां पे, और फिर उसके नतीजे में जो सूरत हाल बनी, जो मैडनेस एक क्रिएट हुई, मजहबी लोगों को जब भी हुकूमत दी जाती है तो फिर इस तरह के हालात अक्सर देखने में मिलते हैं। उसको रजिस्टर करते हैं क्रूसिबल के अंदर, आर्थर मिलर। A View from the Bridge, इनका अगला वर्क। He wrote several screenplays and was most noted for his work The Misfits। ये स्क्रीन प्ले है इनका, जो टेलीविजन प्ले है। The drama Death of the Salesman has been numbered on the short list of the finest American plays in the 20th century। इसे बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, डेथ ऑफ द सेल्समैन। और आर्थर मिलर पे भी काफी कुछ केस भी बनते रहे, और एक इनकी वजह इनका मार्क्सिस्ट नजरियात रखना भी है। डेथ ऑफ द सेल्समैन में भी आपको वो क्लियर कट एक सेल्समैन, एक गरीब आदमी की जिंदगी नजर आएगी, अमेरिकन ड्रीम के आगे घुटने टेकता हुआ, और अमेरिकन कैपिटलिज्म के साथ क्या करता है। आप विली लोमैन के कैरेक्टर में ये चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वो बूढ़ा हो जाता है तो कंपनी से निकाल देती है, क्या वो किसी काम के बने। तो ये भी थोड़े मार्क्सिस्ट नजरियात रखते थे, इस पे भी हुकूमत या लोग जो हैं गवर्नमेंट में थोड़े शाकी रहते थे आर्थर मिलर से। उसमें अगर हम एथनिक अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीब्यूशन को देखें ड्रामा के अंदर, जैसे हम नॉवेल्स में भी देखे, जैसे टॉनी मॉरिसन ने बड़े नॉवल लिखे हैं, अमेरिकन एक्सपीरियंस, ब्लैक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। लैंगस्टन ह्यूज की पोइट्री को हमने थोड़ा सा टच किया, ब्लैक जो है एक्सपीरियंस को पोइट्री में उन्होंने टच किया। इस तरह हम ड्रामा में भी कुछ नाम देख सकते हैं, खासतौर पे इस टाइप का एथनिक अफ्रीकन अमेरिकन LGBT एंड द नेटिव अमेरिकन राइटर्स भी कहते हैं। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। नेटिव अमेरिकन राइटर वो राइटर जो पहले थे वहां मौजूद थे, वो रेस जो पहले से वहां मौजूद है, उनसे जो रिलेटेड लोग हैं नेटिव अमेरिकन कहलाएंगे। और उसके अलावा LGBT, यानी LGBT स्टैंड्स फॉर, बता सकते हैं? नहीं जी मेरा ओके, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनको इकट्ठा ही ना LGBT कहते हैं। सारे इश्यूज को एक साथ जो डील किया जाता है। वन ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द लेट 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर वाज द इंक्रीज ऑफ द लिटरेचर रिटन बाय एंड अबाउट एथनिक माइनॉरिटीज बियॉन्ड अफ्रीकन अमेरिकन एंड ज्यूइश अमेरिकन। जो कि माइनॉरिटीज का जो लिटरेचर है ये वो है, यानी उसमें ज्यूइश माइनॉरिटी भी है, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटी भी है, नेटिव भी है, और LGBT जो ग्रुप होता है ये भी माइनॉरिटीज में चला जाता है, मार्जिनलाइज क्लास बन जाते हैं। क्योंकि जो लेस्बियन हैं, जो गे हैं, जो बायसेक्सुअल हैं और या ट्रांसजेंडर हैं, तो इनको नॉर्मल नहीं समझा जाता था, तो ऐसा ऐसा मार्जिनलाइज लिटरेचर है इनका। This development came alongside the growth of the civil rights movement and its corollary, the ethnic pride movement, which led to the creation of the ethnic studies। एथनिक प्राइड मूवमेंट स्टार्ट होती है कि जो ये जो है अमेरिकन हैं या अफ्रीकन अमेरिकन हैं, इन्होंने स्टार्ट की। ब्लैक इज ब्यूटीफुल वाला जो एक स्लोगन भी साथ चला, which led to the creation of the ethnic studies programs in the most major universities। यानी कि एफर्ट है कि एथनिक स्टडीज के प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट होते हैं कि इनके लिटरेचर को स्पेशल जो है वो प्लेस दी जाए। These programs helped establish the new ethnic literature as worthy objects of the academic study alongside such other new areas of the literary study as women's literature। women's literature भी marginalized हो चुका था, उसकी जगह मिलती है। gay and the lesbian literature, working class literature, post colonial literature and the rise of the literary theory as a key component of the academic literary studies। तो ये ethnic studies के अंदर सेपरेट जो है वो एक अहमियत मिलती है LGBT या नेटिव अमेरिकन एक्सपीरियंस कि वो तजुर्बा भी सामने है, उनकी फीलिंग भी सामने है। इस तरह इन मार्जिनलाइज क्लास में एक जिम्पल लहरी का हमारे सामने वर्क करता है, इंडियन अमेरिकन है, इंडिया से माइग्रेटेड है अमेरिका के अंदर। आर्थर जिम्पल लहरी वन द पुलित्जर प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर हर डेब्यू कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है
पब्लिश होती है 1999 के अंदर, और इस पे इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिलता है। एंड वेंट ऑन टू राइट अ वेल रिसीव्ड नॉवल द नेमसेक। 2003 में इनका ये नॉवल आता है, काफी बड़ा हिट है ये नॉवल द नेमसेक, which was shortly adapted to film in 2007. आप नेमसेक मूवी भी देख सकते हैं। In her second collection of the short stories, Unaccustomed Earth, released to the widespread commercial and the critical success, Larry shifts focus and treats the experience of the second and third generation, जो migrated families है ना, तो ये उस experience को आपके सामने रखती है। जम्पल हैरी, ये हमारे कोलीग भी जो है ना एक रिसर्च वर्क कर रही है द नेम सेक के ऊपर, इस नॉवल के ऊपर पीएचडी कर रही है जम्पल हैरी के ऊपर। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई, तो ये पढ़ते हुए मुझे याद आ गया। तो अयाद अख्तर जो है, आज इनको समटाइम, आज एक डिबेट हो रही थी, एक जगह दोस्त बात कर रहे थे, तो अयाज अख्तर वो कह रहे थे। अभी आप भी अगर आप सुन रहे हैं तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा कि इनका नाम अयाज अख्तर होगा या अयाद अख्तर होगा। तो मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा, ढूंढूंगा, लेकिन मुझे भी वक्त नहीं मिला। तो चले आप और हम मिलकर इस पर काम कर लेंगे। So Pakistani origin American Ayad Akhtar और अयाज अख्तर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड प्ले डिसग्रेस्ड इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और द प्ले वेंट ऑन टू विन द अवे अवार्ड इन 2013 पुलिट्जर प्राइज फॉर द ड्रामा एंड द प्रीमियर्ड एट द बुश थिएटर इन लंदन दैट स्प्रिंग। और डिसग्रेस के ऊपर अभी रिव्यू किया है मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपने लेटेस्ट एक कॉलम में, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने डिसग्रेस देखा है अमेरिका जब गए हुए थे, अभी ये स्टेज होता है, उन्होंने इसका थोड़ा सा रिव्यू भी किया था। आमिर कपूर, किस तरह आमिर जो है अब्दुल्ला आमिर कपूर बन जाता है, और फाइनली किस तरह एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है, कैसे इमिटेट तो करता है कि मास्टर्स के लेवल पे चला जाए, लेकिन आखिर में मार्जिनलाइज ही हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, शायद ये प्ले मौजूद होगा। After second play, The Who and the What has gone on to be produced around the world with notable production in Berlin, Hamburg, and the Burj Theatre in Vienna, Austria. अब देखें अयाद अख्तर ने इतना ग्राउंड बना लिया कि यूरोप के थिएटर्स में भी इनके प्ले अब स्टेज होते हैं। His third play, The Invisible Hand, a production which invited comparison to the work of the Shaw, Brecht and Arthur Miller. यानी आप अंदाजा लगाएं कि अब इनका मुकाबला जो है वो, या इनका कंपैरिजन शाह के साथ किया जाता है, ब्रेख्त के साथ किया जाता है, या आर्थर मिलर के साथ। ये तीनों आपको पता है मार्क्सिस्ट नजरिया रखते हैं। अख्तर्स लेटेस्ट प्ले जंक द गोल्डन एज ऑफ डेट है इस वक्त जो इनका लेटेस्ट वर्क है। अयाद अख्तर को वैसे हमने पहले भी मेंशन किया था पाकिस्तानी लिटरेचर को, जब हमने किया था तो हमने कुछ डायस्पोरा भी ले लिए थे। अयाद अख्तर की नेशनैलिटी ब्रिटिश ही अमेरिकन होगी, लेकिन हमने डायस्पोरा में उनका तस्करा किया है, तो उम्मीद है आप इनके काम तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन अयाज अख्तर हो या जो पलेरी हो या इस तरह के और अदर वर्क्स आपको फ्यूचर रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो आप इनमें से कुछ सिलेक्शन को जरूर पढ़ें, और आने वाले दिनों में एमफिल पीएचडी करना चाह रहे हो तो एक अच्छा रिसर्च का डोमेन आपको मिल सकता है। ये अच्छे राइटर हैं, इनको चुना जा सकता है, और इनको अवार्ड भी मिल रहे हैं, और ये इनका पाकिस्तानी एक्सपीरियंस भी ऐसा आता है, इंडियन एक्सपीरियंस भी। तो आज ये हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो जाता है। वन आर्ट बाय एलिजाबेथ बिशप। ऐसे मेरा दिल किया कि मैंने ये 2 स्टैंजा ऐड कर दिए। पोएम है वन आर्ट बाय एलिजाबेथ बिशप, अमेरिकन ऑथर है, अभी हमने इनको डिस्कस भी किया ऊपर कहीं। तो इनकी है पोएम है वन आर्ट। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर, सो मेनी थिंग्स सीम फिल्ड with the intent to be lost that their loss is no disaster. I lost 2 cities, ये further कहते हैं, I lost 2 cities, lovely ones and vaster. Some realms I owned, 2 rivers, a continent. I missed them, but it was not a disaster. The art of losing is not hard to master. खैर कहना आसान है, और ये आर्ट सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी सिखाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम बहुत कुछ खोने लग जाते हैं, और फिर खोने की एक सीरीज चलती है, और आखिर में जिंदगी खो देते हैं।